आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करियर, जहां हम बात करते हैं एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के रास्तों की। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए है जो अब्रॉड एजुकेशन का ख्वाब रखता है, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब बात आती है एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा सर्विसेज की, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं कि ऐसे खास मेहमान से मिस्टर गौश शेख, CEO ऑफ CIAV कंसल्टेंसी, जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन टू वीज़ा अप्रूवल। उनका मिशन है हर स्टूडेंट के लिए सेफ, इजी और ट्रांसपेरेंट अब्रॉड एजुकेशन जर्नी बनाना। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं वो ज़रूरी मालूमात जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकती है। मिस्टर गौश, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो करियर में। शुक्रिया। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि CIAV क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो अब्रॉड जाने की ड्रीम्स देखते हैं। CIAV माने सेंटर फॉर इंटरनेशनल एडमिशंस एंड वीज़ास। हम लोग ये 2008 में स्टार्ट करे हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए। और अब्रॉड एजुकेशन में मेनली US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ को हम लोग प्रोसेस करते हैं। और ये कंट्रीज़ को जाने के लिए जो भी ज़रूरियात एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे IELTS, TOEFL, PTE, उसका कोचिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें अब अगर स्टेप्स की, तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है जब एक स्टूडेंट आपके पास आता है फॉर अब्रॉड कंसल्टेशन? अभी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 रहना है। इंटरमीडिएट के बाद में स्टूडेंट्स बैचलर्स कोर्स करने के लिए जाते हैं और पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई करना है। एंड उसके बाद मास्टर्स के लिए भी बच्चे बहुत सारे स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मास्टर्स के लिए जाते हैं बच्चे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं होती है कंसल्टेशन क्वेश्चंस को लेकर। तो जब एक स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उनको कैसे कंसोल करते हैं, कैसे उनका काउंसलिंग करते हैं फॉर अब्रॉड जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग मालूमात करते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दे वांट टू स्टडी इन गुड यूनिवर्सिटी, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं। तो लोग स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं, थोड़े लोग उनके रिलेटिव्स रहते हैं तो वहाँ जाना चाहते हैं। तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग उनका प्रोफाइल एवेल्युएशन करते हैं और उनके मार्क्स भी डिपेंड होता है कौन से कंट्री उनकी प्रोफाइल सेट होती है। एंड उनका कम्युनिकेशन भी डिपेंड रहता है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बेस्ड ऑन दैट हम लोग यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज फाइनलाइज करके प्रोसेस करते हैं। यानी कि उनके प्रोफाइल के बेस्ड ही आप लोग उनको यूनिवर्सिटी एंड कंट्री सजेस्ट करते हैं? जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि जब कोई स्टूडेंट IELTS में कम मार्क्स होते हैं, जो केपेबल नहीं होता है, ऐसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे करते हैं आप लोग? IELTS के बगैर थोड़े कंट्रीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के साथ एडमिशन्स देते हैं और वीज़ाज भी होते हैं। वैसे कंट्रीज हम लोग सजेस्ट करते हैं, बट वी आस्क हिम टू राइट IELTS, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बगैर उनको पार्ट टाइम जॉब मिलना है या उसके बाद में करियर में सेटल होना है, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू टेक द कोचिंग IELTS एंड उसका एग्ज़ाम देना है। उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस करेंगे। अगर बंदा 2-3 टाइम्स भी IELTS में फेल हो चुका है या रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए दूसरे कंट्रीज़ है, यूरोप में थोड़े कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ में हम लोग प्रोसेस करते हैं। अब बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, आप हमें ये स्टेप्स बताइए। एग्जैक्टली। अभी स्टूडेंट इफ ही वांट्स टू गो USA या एनी कंट्री, पहले कंट्री को जाना चाह रहे तो पहले हम लोग उसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। पासपोर्ट आने के दौरान उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं। जैसे IELTS है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें 9 मार्क्स का रहता है। इसमें 4 मॉड्यूल्स रहते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश के। आउट ऑफ 9 स्टूडेंट 6 बैंड्स आए तो उसको एलिजिबिलिटी मिलती है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड अगर बंदा IELTS में नहीं हो सकता, मतलब IELTS का एग्ज़ाम जो है एवरी सैटरडे कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो IELTS नहीं क्रैक कर सकते हैं, उनके आसान तरीके के एग्ज़ाम्स रहते हैं PTE और ड्यूलिंगो बोल के, तो उसकी कोचिंग देते हैं। उसके बाद में उनके प्रोफाइल के हिसाब से कंट्री डिसाइड होता है।
तो फॉर एग्जांपल यूएस है, यूएस का डिफरेंट चेकलिस्ट रहता है, यूके है उसका डिफरेंट चेकलिस्ट रहता है, कंट्री वाइज चेकलिस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड इसमें मेनली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मेन रोल रहता है स्कोर्स के साथ, फर्स्ट IELTS का, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, मतलब उन लोग क्यों जाना चाह रहे वो कंट्री और वो यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाह रहे उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग उसकी गाइडेंस देते हैं। लास्ट 15-16 ईयर से हम लोग ये फील्ड में हैं और 99% सक्सेस भी है वीज़ा हमारा। तो हम लोग हमारे को अप्रोच करने से हम लोग ये कोचिंग के साथ SOP का राइटिंग उसके स्किल्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। जी बोलिए, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि अभी MBA के वास्ते में जो कंट्री में सेलेक्ट करा था वो थी जर्मनी और रशिया। तो वहाँ जाने के वास्ते क्या लैंग्वेज कंपलसरी? बिल्कुल, भाई ने अच्छा सवाल किया है। इंग्लिश कंट्रीज नहीं है जर्मनी एंड अदर कंट्रीज, फिर भी इंग्लिश एग्ज़ाम की ज़रूरत है क्या बोल के आप सवाल किए हैं। हाँ, ज़रूरी है इंग्लिश एग्ज़ाम की, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में तो आप पढ़ना बोले तो बहुत मुश्किल होगा। तो इंग्लिश की IELTS की एग्ज़ाम लिखना ज़रूरी है। आउट ऑफ 9 6.5 बैंड्स लाना है। तो IELTS के साथ TOEFL भी एग्ज़ाम है। अगर IELTS नहीं लिख सकते हैं तो TOEFL लिख सकते हैं। वो 120 मार्क्स का रहता है। आउट ऑफ 120 मार्क्स 80 मार्क्स लाना है। अच्छा, ये ड्यूलिंगो एग्जाम? ड्यूलिंगो एग्जाम जो है कंपेयर विद IELTS TOEFL ओनली एक्सेप्टिंग इन US यूनिवर्सिटीज़। ये जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ है, उसके लिए वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं ड्यूलिंगो। अच्छा, तो अभी मेरा डाउट ये था और एक जी, अब हम जर्मन और रशियन लैंग्वेज अगर सीख लिए तो मैं सुना था कि वहाँ पे हमारे को स्कॉलरशिप भी फ्री में मिल जाएगी, लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स है। और क्या और जैसे अपने को रहन सहन के वास्ते भी क्या और जैसे अपने को सहूलत रहती। आपने जो सवाल किया था, जो एक्चुअली जर्मनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फी पेमेंट ज़रूरत, मतलब फ़ी नहीं रहता है। क्यों बोले तो उसके पास मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड नियरली 2 लाख प्लस कंपनीज। ओके। तो उनके लिए मैन पावर की जरूरत है, उसके लिए वो लोग फ्री एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। तो फ्री एजुकेशन के लिए भी थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आपके एकेडमिक्स में मिनिमम 80% लाना है और IELTS एग्जाम देना है। ये एग्जाम्स और ये क्राइटेरिया आप पास हो गए तो यू विल गेट एडमिशन इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज। और फीस की अभी दूसरे कंट्रीज अगर कंपेयर करें, US UK कौन से भी कंट्री आप कंपेयर करें, मिनिमम 1 साल की फीस नियरली 12 to 15 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। और उसकी जानकारी के लिए हमारे ऑफिस को आइए, हम लोग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, और एक डाउट ये था, वो जो यूनिवर्सिटीज हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो क्या टायर 1 में आते हैं या टायर 2 में आते हैं या टायर 3 में? जर्मनी में टायर 1 टायर 2 नहीं, पूरे पब्लिक यूनिवर्सिटीज दे मेंटेन स्टैंडर्ड्स। आपको और जानकारी के लिए DAAD.org बोल के एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाइए, जर्मनी का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो भाई ने यहाँ पे एक सवाल पूछा था स्कॉलरशिप के बारे में, तो क्या CIAV स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल फंड्स में भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? स्कॉलरशिप के डेडलाइंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट स्कॉलरशिप, नियरली 50% ऑफ द ट्यूशन फीस एज ए स्कॉलरशिप यू विल गेट। मगर उसके डेडलाइंस रहते हैं, नियरली 8 मंथ्स पहले आप प्रोसेस शुरू करें तो हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। एंड फंडिंग तो एक्चुअली कंट्री वाइज आपको थोड़ा फंड्स दिखाना है जाने के लिए, कि वहाँ जाके वो गवर्नमेंट पे हम लोग बर्डन नहीं होते, हमारे पास पढ़ने के लिए फंड्स है बोल के दिखाना है। उसमें अगर नहीं है तो हम लोग नियरली 12 बैंक से कोलैबोरेशन है हमारा, तो एजुकेशन लोन्स हम लोग हेल्प करेंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो सबसे कॉमन मिस्टेक ऐसी कौन सी है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो दिखता भी है कि वो लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन भूल गए, या कोई ऐसा कॉमन मिस्टेक जो वो लोग फॉलो करते हैं।
कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट के प्रोफाइल के बियॉन्ड दैट दे टारगेट सम यूनिवर्सिटीज़, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मेरा प्रोफाइल हो जाएगा बोल के अप्लाई करते हैं, और वो लास्ट में वो लोग 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद में यूनिवर्सिटी से एडमिशन अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर वो इनटेक चला जाएगा। तो बिफोर खुद से करने से पहले एक बार हमें कंसल्ट करें तो हम लोग उनके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी और क्या प्रोसेस है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें मिस्टेक्स में भी जनरली हमारे लोगों को सरनेम का प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ एब्रॉड में सरनेम की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सरनेम नहीं रखते हैं पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त। तो इफ़ पीपल आर कंसल्टिंग बिफोर अप्लाइंग पासपोर्ट, वो फ़ायदा रहेगा। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की, तो यूनिवर्सिटी किस बेसिस पर स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है? बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक्स। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मैकेनिकल पढ़ा है, 80% है, तो मैकेनिकल के लिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोग सजेस्ट करेंगे। मैकेनिकल के लिए BMW, ऑडी, ये सब ओरिजिनेटेड बाय जर्मनी, तो हम लोग जर्मनी कंट्री सजेस्ट करेंगे उनको। और US में मिशिगन और थोड़े प्लेसेस है, वो प्लेसेस भी सजेस्ट करेंगे। बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है। जी। मेरा सवाल है कि मैं MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया है, PhD के लिए मैं फॉरेन कंट्री जाना चाह रहा हूँ, उसके लिए इसके जरिए से जा सकता हूँ क्या, जो अकेडमी है? आपकी आवाज़ एक्चुअली ऑडिबल नहीं है, आपका सवाल वापस से रिपीट कर सकते हैं आप? जी जी, मेरा सवाल ये है, मैं MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कर चुका हूँ, PhD के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाह रहा हूँ, तो आप ये अकेडमी से मैं कुछ रब्ता हो सकता है क्या उसके लिए? मैं समझ में नहीं आया मुझे। आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। आप इनकेस अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके हैं तो क्या आप ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, सो दैट आपकी आवाज़ एंड क्वेश्चन समझ आए। आवाज़ आ रही है? जी अब बोलिए। मैंने MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया है। MA मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट। ओके। मैं फॉरेन कंट्री जाना चाह रहा हूँ PhD के लिए, तो सुटेबल क्या रहेगा, कौन सी एकेडमी सही? ओके, आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और PhD के लिए जाना चाह रहे हैं? जी जी। या PhD के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, मगर मेनली आपका मास्टर्स जो एजुकेशन यहाँ पे है उसमें मिनिमम 80% रहना है और बैचलर्स में भी 80% रहना है, और उसके बाद में आपका एक रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, नियरली 6 मंथ्स का रिसर्च एक्सपीरियंस, और थोड़े पब्लिकेशंस भी होना चाहिए, क्योंकि PhD जो है फॉरेन कंट्रीज में उनके स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वेरी लिमिटेड सीट्स रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं PhD के साथ साथ मास्टर्स भी फिर से अप्लाई करते हैं, MA मास कम्युनिकेशन या MS मास कम्युनिकेशन के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर के लिए वहाँ का मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए अप्लाई करके 2 यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स कम्युनिकेशंस में अप्लाई करे, तो अगर PhD में लगा तो PhD में जाएगा बंदा, अगर नहीं हुए तो मास्टर्स में जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे हिल गेट एडमिशन, हिल गेट वीज़ा के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब मिलेगा। वहाँ जाने के बाद में अगर ये रिसर्च रिलेटेड पेपर्स और पब्लिकेशंस अगर सबमिट करे तो आप मास्टर स्किप करके डायरेक्टली PhD में भी जा सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सानिया अंजुम है। जी सानिया बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे बेटे इंटर फर्स्ट ईयर में है अब, MPC जूनियर MSET के से, तो उन्होंने मैं फॉरेन जाके डिग्री पढ़ना चाह रहे आगे का कोर्स, या आप पढ़े तो अच्छा रहता, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट करे तो वहाँ जाके अच्छा रहता, मुझे पूछना चाह रही थी। हाँ, ये तो आपके जाने के लिए कितना खर्चा आता अपने को टोटल? या मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बैचलर्स के लिए जाना अच्छा है या ग्रेजुएशन के लिए जाना अच्छा है बल्कि आपने सवाल किया है। इंटरमीडिएट के बाद में अगर बैचलर्स के जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। वहाँ का बैचलर्स अभी कंट्रीज डिसाइड करें तो USA में 4 साल का बैचलर्स रहेगा, UK में 2-3 साल का बैचलर्स रहेगा,
और ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का बैचलर्स रहेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है बैचलर्स कंपेयर विथ इंडिया। इंडिया में बैचलर्स का जो कॉस्ट है थोड़ा कम रहेगा। अगर फाइनेंशियली आप कैपेबल है तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू बैचलर्स के लिए ही भेजेंगे। अगर फाइनेंशियल का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मास्टर्स के लिए भेज सकते हैं आप। अब अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आईएलटीएस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या रोल प्ले करता है, ये किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, आईएलटीएस, टोफेल, पीटी, ड्यूलिंगो, ये अपने को इंग्लिश आती बोल के प्रूफ करना है हम एक्चुअली व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो आपको इंग्लिश आती बोल के प्रूफ करने के एग्जाम्स है। ये एग्जाम में आप आउट ऑफ 9 इफ यू आर गेटिंग 6 बैंड्स तो यू कैन स्पीक, रीड, राइट, लिसन इन इंग्लिश बोल के वो लोग कैलकुलेट करते हैं, आपका इंग्लिश को कैलकुलेट करते हैं। सो एग्जाम्स है। तो जनरली हम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़े तो ये एग्जाम आसान है, और लाइक इवन आसान नहीं है, इसमें वोकैबुलरी वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे आपको। 15 डेज से 1 मंथ का कोचिंग काफ़ी है। तो इससे पहले, कोचिंग से भी पहले आईएलटीएस का रूबरू एक एग्ज़ाम हमारे पास है, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। आउट ऑफ 9 अगर उन्होंने बिल्कुल बिलो 5 बैंड्स आता है तो उनको कोचिंग की ज़रूरत रहती। अगर उनको 6 बैंड्स या 6.5 बैंड्स आ रहे हैं तो उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं रहती। उनको 1 वीक 10 डेज का कोचिंग हम लोग मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन फ्री में देते हैं। तो उससे स्टूडेंट कैन गिव एग्ज़ाम आईएलटीएस एंड ही विल गेट गुड स्कोर। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वाइफ ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है। उनके भाई ऑलरेडी जर्मनी में है, तो वो हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना चाहती हैं। तो मैं और साहब से जानना चाहूँगा कि किस तरह से प्रोसेस होगा, जो आगे की चीज़ें होंगी उनकी पीएचडी के लिए कहिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए कहिए, बायोटेक्नोलॉजी। जी, बैचलर्स में बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद जनरली जर्मनी में 4 साल का बैचलर्स डिग्री एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी 4 इयर्स का है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है। तो इसमें आउट ऑफ 100 यू हैव टू गेट 80% होना चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो उससे पहले आप आईएलटीएस का एग्जाम दीजिए। साइमल्टेनियसली जर्मनी में अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेजने से एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेस ऐसा है कि पहले डॉक्यूमेंट्स एपीएस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स हम भेजना है। वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। दे विल टेक नियरली 1.5 मंथ टाइम कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्यून है बोल के वो लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं एपीएस बोल के। उसके ज़रिए हम एप्लीकेशंस अप्लाई करना रहता। यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस देखिए वहाँ पे 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ही है। ये 400 यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन थॉट यूनिवर्सिटीज़ नियरली 350 यूनिवर्सिटीज़ तक, 300 यूनिवर्सिटीज़ तक जर्मन थॉट यूनिवर्सिटीज़ है, और 100 यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश थॉट यूनिवर्सिटीज़ है। वो 100 इंग्लिश थॉट यूनिवर्सिटीज़ में ये लाइफ साइंस का पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते, सो नियरली 50-60 यूनिवर्सिटी ही रहते हैं। तो कंपटीशन हैवी रहता। 1 ईयर पहले हम लोग एप्लीकेशंस प्रोसेस स्टार्ट करना है, और एपीएस का नियरली 1.5 मंथ का टाइम जाएगा। वो टाइम में आप आईएलटीएस कंप्लीट करके हमें अप्रोच हुए तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होते हैं, थोड़े यूनिवर्सिटीज़ यूनि असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई करो बोल के बोलते हैं। तो यूनि असिस्ट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडियन एजुकेशन को जर्मन ग्रेड्स में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसा एडमिशन आता है, वीज़ा प्रोसेस में लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ये लोग ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोसेस रहता है, मतलब वहाँ पे अकाउंट ओपन करके लिविंग एक्सपेंसेस डिपॉजिट करने का रहता। वहाँ जाने के बाद में आपके पैसे आपको एवरी मंथ वो लोग रिटर्न करेंगे। तो उसके बाद में इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जैसा क्रैक करते हैं यू विल गेट वीज़ा। अभी टेस्ट प्रिपरेशन जो होता है स्टूडेंट्स का, क्या CIAV उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन क्रैक इट? यस, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है आईएलटीएस, टोफेल और पीटी, ड्यूलिंगो के लिए। ये लोग नियरली 25 to 30 ईयर्स से यही फील्ड में है। तो ये लोग का सेपरेट मटेरियल रहता, टेक्निक्स रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। जनरली इंग्लिश तो कोई भी करता है, इंग्लिश कोई भी बात करता है, लेकिन वो टाइमिंग में गड़बड़ हो गई तो मार्क्स कम आएंगे। तो वो टिप्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड कोचिंग 1 मंथ की रहती, 2 मंथ्स की रहती, और थोड़े 6 मंथ्स की भी रहती।
तो हम आप लोग हमें अप्रोच होने से आपको IELTS, TOEFL, PT और ड्यूलिंगो का भी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। अभी जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो स्टेप है वहाँ पे सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? हाँ, अभी कंट्री वाइज वीज़ा का जो एप्लीकेशंस रहते हैं डिफरेंट रहते हैं। अभी USA है, इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। वीज़ा इंटरव्यू देना बोले तो ऑनलाइन में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वीज़ा इंटरव्यू का स्लॉट लेके वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर आप जो फिल करें उसके ऊपर आपका क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहते हैं। तो ये आप लोग डायरेक्टली फिल करें तो मुश्किल होगी, आप कोई एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से मिल के आप प्रोसेस करेंगे तो आपका इजी होगा। और अदर कंट्रीज जैसे UK है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग ड्रॉप बॉक्स पे एक्सेप्ट करते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती, जो वीज़ा एप्लीकेशन की ज़रूरत रहती, वो हम लोग आपको गाइडेंस देके हम लोग वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी बोलिए, क्या है आपका सवाल? जी मैं प्राइवेट चैनल में काम कर रहा था, अभी भी करता हूँ मैं, और मेरी एज 40 के अबाव है। मैं ये पूछना चाह रहा था गौर साहब से कि भाई हम मास कम्युनिकेशन कोर्स भी किया हमें, तो इस बिना पर ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो वहाँ जॉब के चांसेस रहेंगे या सिर्फ स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जाना है? ओके, आपका सवाल, और एक सवाल है मेरा कि आपका ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ है आपका मास कम्युनिकेशन? मेरा 2010 से पहले हुआ। ओके, तो अगर कोई भी कंट्री में 5 साल से ज़्यादा आप पढ़ाई ख़त्म करके आप किसी प्रोफेशन में हैं तो 5 साल से ज़्यादा हो गया तो वीज़ा के चांसेस कम रहते। यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आपको दे देगा, वीज़ा के चांसेस मतलब अब पढ़ाई क्यों याद आई इनको, अब जाके लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, जाके वहाँ सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। पोटेंशियल इमिग्रेंट के चांसेस में वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस है, बट हमारे पास थोड़े सक्सेस केसेस है, हम लोग हेल्प करेंगे, वो आपके प्रोफाइल को भी वर्कआउट करके हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू किया जाता है उसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उन्हें? यस, अच्छा सवाल है। एक्चुअली US में और जर्मनी में इंटरव्यूज़ रहते हैं और आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं। उनको क्या चाहिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और उसको पढ़ाई के बाद में आप क्या करना चाह रहे हैं, ये जनरल सवाल वो लोग करते हैं। लेकिन इसमें 1 मिनट to 1.5 मिनट का इंटरव्यू रहता, वो 1 मिनट to 1 मिनट के इंटरव्यू में स्टूडेंट को रिलैक्स होके बात करना है, आंसर करना है, कम्युनिकेशन देना है। तो यहाँ पे हम लोग नियरली 40-50 मॉक इंटरव्यूज करते हैं उनके प्रोफाइल के हिसाब से। थोड़े बच्चों का बैकलॉग्स रहते हैं, फिर भी पास होते हैं विथ 60% और 70%। उनको किस तरह के सवाल पूछते हैं और मेरिट स्टूडेंट्स को किस तरह के सवाल पूछते हैं और फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को किस तरह के सवाल पूछते हैं। हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग जो वीज़ा आया है उन लोगों से क्वेश्चन आंसर्स ले चुके हैं और हम लोग उन लोगों को वो क्वेश्चन एंड आंसर्स बना के प्रिपेयर करा के भेजते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल अब्रॉड एजुकेशन नीड्स हम लोग आपको देते हैं, राइट फ्रॉम एडमिशन टू टिल यू गेट योर वीज़ा, वी हेल्प। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं तो इनको आप सपोर्ट कैसे देते हैं जब उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है? ओके, सो पहले हम लोग उनका वीज़ा किस बेसिस में रिजेक्ट हुआ है हम लोग प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। अभी UK है, उसमें मेजरली वीज़ा रिजेक्शंस फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स के वजह से ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो एडमिशन देगा इनके एकेडमिक के बेसिस पे। तो वीज़ा वो ड्रॉप बॉक्स में क्यों रिजेक्ट हुआ, किस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ, उसका प्रॉब्लम फाइंड करके हम लोग गाइडेंस देते हैं। एंड रिजेक्शन केसेस में भी बहुत सारा सक्सेस रहता है, मतलब उसके बाद में जो हम लोग फाइल कर रहे हैं बहुत सारा सक्सेस है। तो रिजेक्शंस ओनली इन USA में ज़्यादा होता है, क्योंकि समटाइम्स वीज़ा ऑफिसर का मूड पे भी डिपेंड होता है और समटाइम्स जो यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है और प्रोफाइल पे डिपेंड रहता है। तो ये हम लोग ओवरकम करके, अगर एक यूनिवर्सिटी पे एडमिशन आया और वीज़ा को गए रिजेक्ट हुआ तो वो यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, जो बेहतर यूनिवर्सिटी है वीज़ा के लिए उस पर हम लोग प्रोसेस करके भेजते हैं। यानी CIAV डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा भी प्रोवाइड करता है या सिर्फ ओनली स्टूडेंट वीज़ा?
हम लोग ओनली स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, और थोड़े कंट्रीज है जो कंट्रीज में स्पाउस को बुला सकते हैं, तो वो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, स्पाउस वीज़ास भी करते हैं। अब्रॉड जाने के बाद सबसे मेजर स्टेप जो होता है वो होता है अकोमोडेशन एंड पार्ट टाइम जॉब। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं, उनकी हेल्प कैसे करते हैं इस चीज़ पे? हाँ, जनरली हम लोग 16 ईयर से फील्ड में, 16 to 18 ईयर से फील्ड में है, तो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हम लोग शेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यूनिवर्सिटी वाले एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं 1 वीक का, 10 डेज का, तो उसका अमाउंट यहाँ से पे करके वहाँ पे एयरपोर्ट पिकअप भी रहेगा यूनिवर्सिटी के तरफ से, वो बुक करके हम लोग भेजते हैं। देन उसके बाद में स्टूडेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ देयर एकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस। फिर भी हम लोग हमारे तरफ से स्टूडेंट्स का मतलब हम लोग पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, जॉब कंसल्टेंसी नहीं है, हम लोग पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड एनी कंट्री इफ यू प्लान 20 आवर्स लीगली आप काम कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक। तो वहाँ पे एवरी यूनिवर्सिटी और एनी कंट्री, एवरी यूनिवर्सिटी में आपको एक जॉब रिलेटेड एक डेस्क रहेगा, आप वहाँ पे आपका रिज्यूम देंगे तो वो लोग अपडेट देंगे। अब किस टाइम ऑफ द ईयर एडमिशन प्रोसेस करना सही होता है, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये मेजर डाउट भी है कि किस टाइम ऑफ द ईयर एडमिशन्स करना बेटर रहेगा? ओके, कंट्री वाइज इनटेक्स रहेंगे। जनरली हमारे पास जून जुलाई में जैसा यूनिवर्सिटी ओपन होती है, वहाँ पे आपको कंट्री वाइज इनटेक्स रहेंगे। मेजरली जनवरी में और अगस्त सितंबर में ये 2 मेजर इनटेक्स रहते हैं, और यूएस में जनरली जनवरी, मई और अगस्त, ये 3 इनटेक्स रहते हैं। अब यूके में एवरी 2 मंथ्स एक इनटेक रहेगा, थोड़े यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर, जनवरी, दीज आर द 2 मेजर इनटेक्स। अभी जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में सितंबर एंड अक्टूबर का एक मेजर इनटेक है, उसके बाद में मार्च और अप्रैल का एक मेजर इनटेक है। ऑस्ट्रेलिया में 3 इनटेक्स है, फेब एंड मार्च का एक इनटेक, जून जुलाई का एक इनटेक और अक्टूबर नवंबर का इनटेक। तो इसमें एटलीस्ट 8 मंथ्स पहले से आप प्लानिंग शुरू करें तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डेफिनेटली यू विल गेट अ वीज़ा एंड एडमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ पर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में और डिटेल में इस बारे में बात होगी। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने जाना कि अब्रॉड एजुकेशन सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वेल प्लान जर्नी है, और अगर आपके साथ एक रिलायबल गाइडेंस हो जैसे CIAV, तो ये सफ़र और भी आसान बन जाता है। हमने आज गौस साहब से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मालूमात की, और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी लगी होगी। इस वैल्यूएबल मालूमात के लिए मैं गौस साहब का शुक्रगुजार करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर CIAV से रब्ता करें, क्योंकि सही गाइडेंस ही ले जाती है आपकी सक्सेस के रास्ते पर। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, और बने रहिए मुनसिफ TV के साथ।